हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो यार डे 6 है आज हमारा और शाम के बज रहे हैं 4 और हम लोग एंटर कर चुके हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टॉपिक पे। तो यार देखो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को डिस्कस करने में मैं अपना टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। मैं जस्ट तुम्हें ओवरव्यू दूंगा और वीडियो एंड होने के बाद मैं तुम्हें एक चीज़ बताने वाला हूँ, मतलब एंड पे मैं तुम्हें एक चीज़ बताने वाला हूँ। उसके बाद तुम वो जाकर कर लेना, तुम्हारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पूरा कवर हो जाएगा। तो यार देखो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। यहाँ पे तुम्हें दो वर्ड्स दिख रहे हैं, बैंक रिकंसिलिएशन, लाइक तीसरा वर्ड है आप स्टेटमेंट, टोटल तीन वर्ड दिख रहे हैं। होता क्या है यहाँ पे रियलिटी में, जो हमारी पासबुक होती है और जो हमारी कैश बुक होती है, दो टर्म्स तुम जानते होगे, पासबुक और कैश बुक। इन दोनों में डिफरेंसेस आते हैं। अब डिफरेंसेस किसी भी पर्टिकुलर रीजन की वजह से आ सकते हैं। तो उन्हीं रीजन को सही करने के लिए, रिकंसील करने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच रिकंसील्स द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक विद द बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं बैंक एज पर पासबुक और बैलेंस एज पर कैश बुक। अब यहाँ पे डिफरेंसेस जो आ रहे होंगे इन दो के बीच, उसी के बारे में चर्चा की जाती है। दिस रिकंसिलिएशन इज प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट। ये जो रिकंसिलिएशन होगा, मतलब बैलेंस एज पर पासबुक और बैलेंस एज पर कैश बुक के जो बीच में डिफरेंस होगा, इसको एक स्टेटमेंट के थ्रू शो किया जाता है, जिसे नाम दिया जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये एक पॉपुलर डेफिनेशन दे रखा था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। अब आगे देखो, यहाँ पे कुछ बातें और की गई है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ। ascertaining the cause of difference of a bank balance in the bank column of the cash book and passbook। मतलब किस वजह से, ठीक है, कॉजेस क्या हो सकते हैं बैंक बैलेंस जो बैंक में है, मतलब पासबुक और कैश बुक, इन दो के बीच डिफरेंस आने के। तो सबसे पहला, टाइमिंग की वजह से ये दिक्कतें आ सकती हैं। दूसरा, हो सकता है कि रिकॉर्ड जब आप एंट्री कर रहे हो तो कुछ एरर्स हो गए हो। तो उसी के बारे में यहाँ पे हमें सबसे पहले चर्चा करना है। अब देखो, यहाँ पे मैं तुम्हें बताता हूँ टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस में सबसे पहला, यहाँ पे चेक आपने इशू किया, ठीक है, हो सकता है तुमने चेक इशू किया लेकिन वो चेक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट के लिए, तो इसकी वजह से एक एरर हो सकता है ना। दूसरा है, चेक आपने पे तो कर दिया लेकिन बैंक ने, हो सकता है कि अभी तक बैंक ने क्लियर ना किया हो, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया, ये चीज आपको पता नहीं है, ऑटोमेटिकली आपके बैंक में आ चुका है, ये चीज आपको पता नहीं है, आपने कैश बुक में एंट्री नहीं डाली है, तो इसकी वजह से भी दिक्कत आ सकती है। हो सकता है बैंक ने कुछ खर्चे चार्ज कर लिए हो, कुछ अपने एक्सपेंसेस चार्ज कर लिए हो और ऑटोमेटिकली वो डेबिट हो गए हो। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो गए हो क्योंकि इंटरेस्ट अलाउ किया जा रहा है। यहाँ पे एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, तो जाहिर सी बात है बैंक यहाँ पे चार्ज कर रही होगी। तो अगर बैंक कोई चार्ज कर लेती है आपसे, एक्सपेंसेस चार्ज कर लेती है, डेबिट कर देती है आपके अकाउंट से वो अमाउंट, तो हो सकता है वो चीज आपको पता ना चले और आपको आपके कैश बुक और पासबुक, इन दो के बीच डिफरेंस अराइज हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पे आता है इंटरेस्ट और डिविडेंड। हो सकता है आपने ये दो काम बैंक को सौंप दिया होगा, यार अगर मेरे इससे रिलेटेड कोई इंटरेस्ट आती है या डिविडेंड मिलते हैं तो ये बैंक तुम कलेक्ट करना। तो बैंक ने, हो सकता है कि इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट किया होगा लेकिन ये इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंच पाई और अपने कैश बुक में अपडेट भी नहीं किया। डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक, बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कुछ कर दिया। डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक बाय अ कस्टमर, हो सकता है आपका कोई कस्टमर होगा जिससे आपको पेमेंट लेना होगा, उसने डायरेक्ट पेमेंट आपके अकाउंट में कर दिया, ये चीज आपको पता नहीं चली। और ये भी हो सकता है कि आपने जो बिल डिस्काउंट करवाया हो बैंक से, वो डिसऑनर हो गया होगा। और आखिरी, ये बिल कलेक्ट किया होगा आपने बैंक से कस्टमर के बिहाफ पे, इसमें भी चेंजेस आ सकती हैं। सर बैंक खत्म हो गया, बैंक रिकंसिलिएशन बस यही था 2 लाइन का? नहीं यार, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ बैंक रिकंसिलिएशन में तुम्हें करना क्या है। इस वीडियो के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डे 6 है ना यार, और दोपहर शाम के बज रहे हैं 4, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम अभी चेक करो, एक लिंक डाला होगा मैंने, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, या सिंपली BRS लिखा होगा और इसके सामने एक पर्टिकुलर यूट्यूब लिंक होगा। तुम उस लिंक पे क्लिक करना, जाके वीडियो को देखना, पूरा कंसेप्ट तुम्हें क्लियर हो जाएगा। अराउंड 20 से 25 मिनट का वो वीडियो है, प्यारा सा वीडियो है, उसे तुम देखना, पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी तुम्हें मिलेगी। अब मैं यहाँ पे दोबारा से क्यों नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि यार वो ऑलरेडी वहां पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करा और एक क्वेश्चन भी मैंने वहां पे करवाया, तो जाकर तुम उसे कर लेना। फिलहाल मैं दूसरे चैप्टर पे शिफ्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे इचिंग हो रही है। तो बढ़ते हैं, अब हमारा जो चैप्टर होने वाला है डेप्रिसिएशन, ऑलरेडी मैंने तुम्हारे साथ पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था, तो मैं अभी तुम्हारे साथ वो डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं शिफ्ट करता हूँ पार्टनरशिप की तरफ।
यहां से स्टार्ट होता है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल। अब देखो कुछ बातें तुम्हें बता दो, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बातें बता दो जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो पूरे पार्टनरशिप चैप्टर में तुम्हारे क्वेश्चंस अगर बनने के चांस होंगे तो सबसे पहले तुम्हारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से क्वेश्चन बनने के चांसेस होंगे। क्या सर पूछा जा सकता है इसमें? तुमसे यहाँ पे गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा सकता है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट तुमसे यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा सकता है। तीसरा पॉइंट यहां पे तुमसे न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये तीन चीज, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यार तुम्हें प्रैक्टिस करने होंगे। सर कहाँ क्वेश्चन मिल जाएंगे? याद है कुछ दिनों पहले मैंने 700 क्वेश्चन बैंक दिया था, मतलब 700 नहीं 700 क्वेश्चंस थे उस अकाउंटिंग बैंक में। तो उससे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तुम्हें उस पर्टिकुलर बैंक में मिल जाएंगे, वहां से जाके प्रैक्टिस कर लेना यार, इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करवा सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे रिवाइज करवाने आया हूँ। तो पार्टनरशिप के कुछ यहाँ पे कंसेप्ट मैंने तुम्हें बता दिए। दूसरा पॉइंट बताता हूँ जहां से क्वेश्चन बनने के चांस हैं। गुडविल के जो मेथड्स होते हैं उससे तुम्हें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ गुडविल के रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं वो तुमसे पूछे जा सकते हैं, बस इससे ज्यादा तुमसे कुछ भी नहीं पूछेगा पार्टनरशिप जैसे चैप्टर से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन, स्टैटिक पोर्शन हो सकता है वो सारी चीजें पूछ लिए जाए, लेकिन प्रैक्टिकल में इन सारी चीजें से क्वेश्चन बनती है। तो सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग, हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप एक रिश्ता है दो और दो से ज्यादा व्यक्ति के बीच का जो कि एग्री करते हैं बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने का। ठीक है, अब कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब एक के बिहाफ पे। तो पार्टनरशिप एक रिश्ता है दो या दो लोगों से ज्यादा के बीच का, जिसमें वो एग्री करते हैं कि यार बिजनेस के जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो शेयर करेंगे। अब फीचर्स क्या? टू और मोर पर्सन। यहाँ पे बोला है कि एटलीस्ट दो व्यक्ति तो होने चाहिए किसी एक वैलिड पार्टनरशिप होने के लिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ पार्टनरशिप डिस्क्राइब्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013, जो कि 50 रखे गए हैं किसी भी बिजनेस वेदर बैंकिंग एज वेल एज नॉन बैंकिंग बिजनेस में। तो मैक्सिमम यहाँ पे लिमिट सेट किया गया। अब यहाँ पे एग्रीमेंट होता है दो पार्टनर्स के बीच में। पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट या तो ओरल हो सकते हैं या तो रिटन हो सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये प्रिफर किया जाता है कि यार तुम ये एग्रीमेंट रिटन तैयार करो तो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। अब इस रिटन एग्रीमेंट को जो पार्टनर्स के बीच हो रहा होता है उसे नाम दिया जाता है पार्टनरशिप डीड। तुमने ये सारी चीजें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ रखी होगी। यहाँ पे बिजनेस का एग्जिस्टेंस होता है किस पर्पस के लिए? प्रॉफिट मोटिव के लिए। यार प्रॉफिट शेयर हो रहे होते हैं जो भी उस बिजनेस से तुम अर्न कर रहे होते हो। बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका ये मतलब है ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस और ईच पार्टनर इज बाउंड बाय एक्ट ऑफ अदर पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। सिंपली यहाँ पे ये बोला गया जितने भी पार्टनर्स होंगे उस पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म में वो बिजनेस के ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कंडक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ वो पार्टनर, हर एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर के किए गए एक्ट के लिए वो भी बाउंडेड होगा यार। ठीक ठीक है, ये चीज याद रखना। रिलेशंस ऑफ अ प्रिंसिपल एंड एजेंट कुछ खास यहाँ पे तो नहीं है। बोला गया हर एक पार्टनर जो होता है वो एजेंट एज वेल एज पार्टनर होता है एक फॉर्म के लिए। अब तुम्हें पार्टनरशिप डीड मालूम होगी, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी गई होती हैं, तुम उन सबको देख लेना एक बार। ये रहा, ऊपर थोड़ा चला गया, मैं दिखा देता हूँ। टोटल 20 चीजें इसके अंदर लिखी रहती हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी तुमने ये मेरे साथ पढ़ रखा होगा। देखो, बेनिफिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप डीड, इट रेगुलेट्स द राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। जितने भी पार्टनर्स हैं उसके जो भी राइट्स होंगे, ड्यूटीज होंगे, लाइबिलिटीज होंगे, वो किसके द्वारा रेगुलेट किए जा रहे होंगे? पार्टनरशिप डीड के द्वारा। It helps to avoid any misunderstanding amongst the partner because all the terms and conditions of a partnership have been laid down beforehand in the deed। ठीक है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग फ्यूचर में या प्रेजेंट में अगर कोई पार्टनर के बीच होती है टर्म एंड कंडीशन को लेकर, तो उस सिचुएशन में ये मदद करता है उस मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करने में। अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाती है तो वो बहुत ही ईजिली पार्टनरशिप डीड के थ्रू सेटल डाउन किया जा सकता है। अब देखो, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस रहता है तो कुछ बातें हैं जो कि तुम्हें याद रखनी होगी। सबसे पहला कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो इक्वल होगा, इररेस्पेक्टिव अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन की बात की गई हो। ऐसे डिफॉल्ट जो रहता है वो इक्वल होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर कोई भी इंटरेस्ट कैपिटल आप अपने पार्टनर को नहीं दे रहे होगे, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं दे रहे होगे।
सैलरी साथ ही साथ कमीशन अपने पार्टनर्स को आप नहीं दे रहे होगे। और एक बात याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये, इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा बाय अ पार्टनर वो 6% पर एनम का यहाँ पे होगा। तो इस चीज को ध्यान में रख कर चलना। अब यहाँ पे बताया गया डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करते हैं प्रॉफिट का अमंग पार्टनर्स। तो ये रेलेवेंट नहीं है यार, इसे चाहो तो तुम एक बार कंसिडरेशन में लेना, यहाँ पे कुछ प्यारे प्यारे जनरल एंट्रीज दिए गए हैं, चाहो तो एक बार देख लेना, वैसे कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अब देखो हम अपने मेन टॉपिक में मूव करते हैं जो कि है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है सर? इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस, अ सेपरेट कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन। पार्टनरशिप के केस में एक अलग से सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है हर एक पार्टनर के लिए। ठीक है, कैपिटल ऑफ पार्टनर्स में बी मेंटेन्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग टू मेथड्स। दो मेथड होते हैं, फिक्स्ड मेथड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड। अब एक एक करके इन दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो, अंडर दिस मेथड द ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर रिमेन कांस्टेंट अनलेस एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एन एग्रीमेंट। जितने भी एंट्रीज होंगे ड्राइंग से रिलेटेड, इंटरेस्ट से रिलेटेड, कैपिटल से रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड, सैलरी टू पार्टनर दे रहे होगे, शेयर ऑफ पी एंड एल होगे, इन सबको एक अलग से अकाउंट में डाला जाता है जिसका नाम होता है करंट अकाउंट। ये चीज याद रख लेना। Thus, the following two accounts are maintained when capitals are fixed। जब आपके यहाँ पे हाईलाइट मैं कर दे रहा हूं तुम्हारे लिए, जब आपके कैपिटल फिक्स्ड होंगे तब उस सिचुएशन में आपको दो अकाउंट्स बनाने होंगे यार। कौन कौन से? एक कैपिटल हो गया, एक करंट अकाउंट हो गया। डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो कैपिटल अकाउंट। अब ये चीज याद रखना कि कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस। क्वेश्चन यहां से निकल सकता है मेरे यार। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट रिमेन सेम। अब यहाँ पे जो भी बैलेंसेस होंगे कैपिटल अकाउंट के वो सेम होंगे। क्या बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट रिमेन्स सेम, इट डज नॉट चेंज एवरी ईयर। दैट इज वाई इसीलिए हम इसे फिक्स्ड कैपिटल मेथड के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ दो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो रहे होंगे, किसके, कौन से अकाउंट में? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में। एक तो परमानेंट कैपिटल होगा, और अगर तुम कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो पार्टनरशिप फॉर्म में तो उस सिचुएशन में तुम उसे भी यहाँ पे लाओगे। इसीलिए यहाँ लिखा गया कि सिर्फ दो चीजें ही रखी जा सकती हैं। देखो ये रहा स्पेसिमेन, ये फॉर्मेट रहा। एक यहाँ पे दूसरा चीज है कि परमानेंट कैपिटल अगर विड्रॉ होता है, ठीक है, उसे आपको लेना है, या ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल ओनली। देखो ये रहा फॉर्मेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। यहाँ पे देखो अगर कुछ आपने विड्रॉ करा है तो वो यहाँ पे आएगा। ठीक, अगर आपने कुछ नया कैपिटल वगैरह इंट्रोड्यूस करा है तो वो एडिशनल कैपिटल। फॉर्मेट इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। नेक्स्ट बात करते हैं करंट अकाउंट की। हमने देखा कि फिक्स्ड कैपिटल में यार दो टाइप के अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। एक होता है हमारा कौन सा? कैपिटल अकाउंट, और दूसरा होता है हमारा करंट अकाउंट। याद रखना करंट अकाउंट जो यूजुअली कौन सा बैलेंस शो करता है दोस्त? में शो अ डेबिट और बोथ क्रेडिट बैलेंस। जितने भी एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड, पार्टनर के सैलरी से रिलेटेड, ड्राइंग से रिलेटेड, आउट ऑफ प्रॉफिट की बात की गई है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये सारे इसी अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। किस अकाउंट में सर? करंट अकाउंट में रिकॉर्ड हो रहे होंगे। तो ध्यान से नोट कर लेना कहीं पे। ठीक है, और एक चीज याद रखना, ऑल द करेंट ईयर्स एडजस्टमेंट, जो इस साल का पर्टिकुलर एडजस्टमेंट होगा वो हम इसी अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया है करंट अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट देख लो एक बार, ध्यान से नोट कर लेना, चाहो तो नोट करना, वैसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं। अब देख लो, अगर करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट आता है तो कहाँ पे शो होगा? बैलेंस शीट के असेट साइड में। अगर क्रेडिट बैलेंस आता है करंट अकाउंट के तो इसे कहाँ शो करोगे? लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के। ठीक है, अब फिक्स्ड कैपिटल का जो बैलेंस दिया गया है वो हमेशा लाइबिलिटी साइड में शो होता है। इट ऑलवेज बी क्रेडिट बैलेंस। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे टाइप की कैपिटल की। अभी हमने फिक्स्ड बात कर लिया, अब मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर लेता हूं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में। क्या है सर? इसमें सिर्फ एक सिंगल अकाउंट मेंटेन हो रहा होगा जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जितने भी एडजस्टमेंट होंगे जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उन सबको हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे इस कैपिटल के अंदर।
ठीक है, इस अकाउंट के अंदर कैपिटल अकाउंट हो सकता है कि डेबिट बैलेंस शो करे, हो सकता है कि क्रेडिट बैलेंस शो करे। एंड द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट चेंजेस फ्रिक्वेंटली फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसके जो बैलेंसेस होते हैं वो टाइम टू टाइम फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहे होते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है तो उस सिचुएशन में हम ये मानकर चलेंगे कि हमारा जो कैपिटल अकाउंट होगा वो फ्लक्चुएटिंग मेथड से तैयार होगा। किस मेथड से? फ्लक्चुएटिंग मेथड से तैयार होगा। ठीक है, क्लियर रखना ये चीज। फॉर्मेट देख लो। अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है, सो फिलहाल मैं इसे स्किप कर रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज बाय द फर्म ओनली व्हेन इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। अगर क्लियरली मेंशन होगा पार्टनरशिप डीड में यार तभी तुम चार्ज करोगे। इट इज कैलकुलेटेड विद द रेफरेंस टू द टाइम पीरियड की मदद से, जितने टाइम पीरियड के लिए विड्रॉ किया गया हो, जितने टाइम पे विड्रॉ किया गया हो उस टाइम पे हम इसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें दो केसेस हो सकते हैं। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ड्राइंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में गिवन हो, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। दूसरा, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन ऑन परसेंटेज पर एनम, दोनों में डिफरेंस है। सिंपली अगर परसेंटेज में होगा तो फ्लैट रेट, जो भी रेट होगा 5% होगा तो 5% पे कर देंगे। लेकिन अगर पर एनम वर्ड यूज किया गया होगा तो यहाँ पे टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू 6/12, ये नया टर्म यहाँ पे निकल कर आ रहा है। अगर पर एनम यूज होगा तो ये चीज आएगा। अगर मान लो पर एनम नहीं होता तो सिंपली यहाँ पे क्या होता, जो भी टोटल ड्राइंग निकल कर आता हमारा, टोटल ड्राइंग जो भी हमारा आता उसमें हम रेट को मल्टीप्लाई कर दे। फॉर एग्जाम्पल फ्लैट 5% का है तो ये किस में होता, जहां पे सिर्फ परसेंटेज वर्ड यूज किया गया। ठीक है, अब इंटरेस्ट is calculated for a period for 6 months. We assume drawing had meant even during year. That's why we take the average 6 month tenure यहाँ पे। अब यहाँ पे एक दूसरा सिचुएशन देखो, किधर गया। अगर ड्राइंग गिवन ना हो, डेट ऑफ ड्राइंग, अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन ना हो तो सिचुएशन में सर क्या करेंगे? सबसे पहले तुम्हें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करना होगा। टोटल ड्राइंग कितना है, मान लो अगर हर महीने 5,000 विड्रॉ कर रहे हो तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 आ जाएगा, तो टोटल ड्राइंग 60 हो गया। जो भी रेट दे रखा है वो लेंगे। टाइम लेफ्ट आफ्टर ड्रॉइंग इन मंथ्स, मान लो अगर तुमने विड्रॉ किया अगस्त में तो उसके बाद कितने महीने बचे हैं। ठीक है, अगस्त के बाद मान लो अगर सेशन एंड में मार्च में एंड हो रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, टोटल बचे हैं 8 महीने। तो 8 अपॉन में 12 हम कर रहे हैं। कुछ डिटेल कैलकुलेशन होता है 12th में, यार तुमने पढ़ा होगा, तो इसे फिलहाल मैं डिस्कस नहीं करूंगा। अब एक चीज देखो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन के बारे में बता दूं। अगर पार्टनरशिप डीड यार एब्सेंस हो तो तुम यहाँ पे 6% का पर एनम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे होगे पार्टनर्स के लोन पे। एंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो ये फिलहाल एंट्री पास होता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। और अगर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन जो रहता है उसको P&L में ट्रांसफर करना है तो आप ये जर्नल एंट्री यूज कर सकते हो। सर आज हमारा था इंट्रोडक्शन पार्टनरशिप का, और BRS का मैंने तुम्हें जस्ट ओवरव्यू दिया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, BRS से रिलेटेड एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने यार अटैच किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि तुम 25 डेज रिवीजन सीरीज के साथ साथ उसे भी देखो। सर मिलेंगे नेक्स्ट डे। आज था हमारा डे 6, शाम के बज रहे होंगे 4:30 के अराउंड बज रहे होंगे। रात में एक क्लास और होंगी, ठीक है, उस टाइम मिलेंगे। और फिर अगले दिन डे 7 हम कंटिन्यू करेंगे अपने अकाउंट्स के पार्टनरशिप का सेट। सर एंड करते हैं आज के इस वीडियो के लिए को, तब तक के लिए धन्यवाद।